तो लीजिए सुनिए कामता नाथ जी की कहानी संक्रमण। एक बयान पिता का। कहो तो स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दूं, यह घर बर्बाद होकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। जिंदा हूं इसलिए देख देख कर कुड़ता रहता हूं। इससे अच्छा था मर जाता या फिर भगवान आंखों की रोशनी छीन लेते, वह ठीक रहता। ना अपनी आंख से देखता ना अफसोस होता। मुझको क्या, मेरी तो जैसे तैसे कट गई। अरे क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए। बाप मरे थे तो पूरा 1,500 का कर्ज छोड़कर मरे थे, और यह आज 40-45 साल पहले की बात है। उस जमाने में 1,500 आज का 1.5 लाख समझो, लेकिन एक एक पाई चुकाई मैंने। माँ के जेवर सब महाजन के यहाँ गिरवी थे, उन्हें छुड़ाया। जवान बहन थी शादी करने को, उसकी शादी की मानता हूँ। लड़का बहुत अच्छा नहीं था, बिजली कंपनी में मीटर रीडर था, लेकिन आज बेटे बेटियां अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। फूल कर कुप्पा हो रही है, पूरी सेठानी लगती है। मकान तो अपना ही है, बिजली फ्री सो अलग, जितनी चाहो जलाओ। 3-3 कूलर चलते हैं गर्मियों में, जाड़ों में हर कमरे में हीटर। तनख्वाह से ज़्यादा ऊपर की आमदनी होती है। 2-2 गाड़ियां हैं, एक स्कूटर और एक मोटरसाइकिल। शादी हुई थी तो साइकिल भी नहीं थी घर में। इसी को कहते हैं भगवान जिसको देता है छप्पर फाड़ कर देता है। बाबू के मरने के बाद माँ 10 सालों तक और जी। कभी साल 2 साल में 10-5 दिनों के लिए ही बड़े भाई के यहाँ गई हो तो गई हो, प्रायः तो मेरे ही पास रहती थी। मजाल है कि कभी खाने पीने की तकलीफ भी हुई हो। जब तक जी साल में 1 जोड़ा धोती और घर के खाने के अलावा 1 पाव दूध ऊपर से बंधा था। जब जब बीमार पड़ी हमेशा डॉक्टरी इलाज कराया, वह भी एलोपैथी। यह नहीं कि 4 आने की होम्योपैथी की या वैद्य जी की पुड़िया मंगाकर खिला दियो। मरने से पहले तो पूरे 1 महीने अस्पताल में भर्ती रही। बीवी के जेवर तक गिरवी हो गए थे। 1,500। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन क्यों बोले। बोतलों बोतलों खून और ग्लूकोज चढ़ा, सो अलग। मगर कैंसर का इलाज तो आज तक नहीं निकला। उस जमाने में भला क्या होता। चाहता तो यहीं रफा दफा कर देता, लेकिन नहीं, कानपुर ले गया गंगा जी। पूरी मोटर गाड़ी किराए पर की। 50 की 55 आदमी भी साथ गए। दाह संस्कार के बाद सबको चाय पानी कराया। लौटकर 10वीं 13वीं की। ब्राह्मणों को भोज दिया, दान दक्षिणा दी। 1 साल बाद बरसी भी की, जिसमें 100 आदमियों ने कम से कम खाया होगा। कहने को तो बड़े भाई भी थे, रस्म अदायगी के लिए आए भी, लेकिन क्या मजाल कि एक धेला खर्च किया हो। जबकि तनख्वाह मुझसे दुनी नहीं तो 1.5 तो होगी ही। घर का ख्याल उन्होंने बाबू के जिंदा रहते नहीं किया तो माँ के मरने पर क्या करते। शादी के 6 महीने के भीतर ही घर छोड़कर चले गए थे। बाबू तब तक रिटायर हो चुके थे। कुंवारी बहन थी जवान, लेकिन बाबू की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने एक जबान नहीं कहा कि घर छोड़कर क्यों जा रहे हो, बल्कि भाभी के दहेज का सारा सामान, जेवर गहना कपड़ा लत्ता बर्तन भाड़ा, एक एक चीज गिनकर सहेजवा दी। माँ जरूर कुछ रोई धोई, लेकिन बाबू ने उन्हें डांट दिया। जिस आदमी को अपनी तरफ से माँ बाप का ख्याल नहीं, उस पर किसी के रोने धोने का क्या असर पड़ेगा। मैं अभी जिंदा हूँ, एक लड़का भी और है, सो तुम ना विधवा हुई हो ना निपुती, काहे की चिंता है तुमको। माँ चुप हो गई। बड़े भाई ने झुककर माँ और बाबूजी के पैर छुए, सामान से लदे हुए ट्रक पर बैठकर चले गए। क्या मजाल कि बाबू ने कभी उनका नाम भी लिया हो पलटकर। मैं तो उस वक्त बीए में पढ़ रहा था। बाबू की पेंशन से घर चलता था, लेकिन धीरे धीरे दिक्कत पड़ने लगी तो वह एक दुकान पर मुनीमगिरी भी करने लगे। मैंने भी ट्यूशनें शुरू कर दी, तब कहीं जाकर घर का खर्च चल पाया। मैं में था कि बाबू अचानक चल बसे। शाम को दिल का दौरा पड़ा, रात होते होते प्राण त्याग दिए। पेंशन भी आधी रह गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और ट्यूशनें करने लगा। सुबह निकलता तो रात 10 बजे लौटता। 6-6 7-7 ट्यूशनें एक वक्त में पढ़ाता था। जवानी इसी तरह कट गई। जवानी क्या, बचपन में भी कभी कोई सुख नहीं भोगा। बाबू रेलवे में मामूली नौकर थे। तनख्वाह ही इतनी नहीं थी कि अल्ले तल्ले होता। स्कूल जाते समय माँ बासी रोटी में घी नमक लगाकर दे देती, वही खाकर चला जाता। जेब खर्च किस चिड़िया का नाम है, कभी जाना ही नहीं। बस कभी चौथे छठे पैसे का अधन्ना मिल जा गया, उसी को गनीमत समझा, नहीं तो वह खाली हाथ हिलाते, कंधे पर बस्ता लादे चले जा रहे हैं। शुरू में पाठशाला में पढ़ा, नंगे पांव, बगल में तख्ती और हाथ में बुदुक्का। उसके बाद स्कूल जाने लगा।
2 मील से क्या कम रहा होगा, मगर किसी सवारी की बात मन में आई नहीं। हाँ, इंटर में पहुंचा तब जरूर डरते डरते माँ से कहा कि पिता से कहीं साइकिल दिला दे, कॉलेज जाने में थक जाता हूँ। और कॉलेज था भी अच्छा खासा दूर। शुरू में पिता ने टाल दिया, लेकिन जब खुद देखा कि कॉलेज से आकर निढाल होकर बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ तो माँ के बार बार टोकने पर साइकिल खरीद दी, वह भी सेकंड हैंड नीलामी वाली। तभी से कभी इकन्नी कभी दुअन्नी मिलने लगी, लेकिन जेब खर्च के नाम पर नहीं, बल्कि इसलिए कि रास्ते में कहीं साइकिल पंचर ना हो जाए। अब क्या क्या बताऊं, कपड़ों का तो यह हाल था कि हाई स्कूल तक घर के धुले बिना इस्त्री के कपड़े पहनकर जाता था। ऊनी पैंट पहली बार बीए में पहुंचने पर पहनी, कोट तब भी नहीं। कोट पहली बार तब बना जब एमए में था और कॉन्वोकेशन में बीए की डिग्री लेने जाना था। तभी 1.5 रुपए की 20 आने की एक सड़ियल टाई खरीदी पहली बार। बांधना फिर भी नहीं आता था, एक लड़के से बंधवाकर गले में लटका ली। सो इस तरह तो कटी जवानी, लेकिन बच्चों का शुरू से ख्याल रखा कि किसी तरह कष्ट न होने पाए। साहबजादे की तो हर जिद पूरी की। 2-2.5 साल के रहे होंगे तब से सूट पहन रहे हैं, बाटा के जूते, टाई और हैट। एक बार मुश्किल से 4-5 साल के रहे होंगे, एक दुकान पर जिद पकड़ ली कि फौजी सूट पहनेंगे जिसमें सीटी और कंधे पर सितारे लगे होते हैं, बेल्ट और नकली पिस्तौल होती ही है। 100 की 150 का था, पर दिया खरीद कर। तीसरे दिन ही खोचा लगा रहे। पत्नी डांटने रपटने लगी तो मैंने कहा जाने दो, बच्चा ही तो है, क्या समझेगा अभी। शुरू से अंग्रेजी स्कूल में भर्ती कराया, घर पर मास्टर लगाया, सो अलग। क्या मजाल खाने पीने में कोताही हो, घी दूध मक्खन अंडा जैम जेली सब, कि भैया इसमें ब्रेड खा लो बेटे, उससे खा लो। बेटे ने कहा गाना गाकर खिलाओ तो गाना गा के खिलाया, बेटे ने कहा मुर्गा बनकर खिलाओ तो मुर्गा बन के खिलाया। जैसे बेटा खाए जैसे है खुश रहो। केजी में भर्ती कराया, तभी से सवारी, पहले रिक्शा फिर स्कूल बस, उसके बाद साइकिल। मुश्किल से 2-4 साल चली होगी कि स्कूटर की डिमांड आ गई। 9वीं की 10वीं में पढ़ रहे थे उस वक्त। बहुत समझाए कि 1-2 साल साइकिल और चला लो तब ले देंगे, मगर नहीं, साइकिल नहीं चलाएंगे, स्कूटर चलाएंगे, और वह भी बजाज का। चलाओ भाई, काहे की कोई साथ रह जाए। दिया लाकर 3,000 की कितना ब्लैक भरा, मुश्किल से 2 साल चलाया होगा कि बोले अब मोटरसाइकिल लेंगे। क्यों भाई, स्कूटर में क्या हो गया, कुछ नहीं, नहीं पसंद। तबीयत हो आई कि एक कटाप दे खींच कर, लेकिन चुप रह गए। भाई जवान लड़के पर हाथ भी तो नहीं चला सकते, ठीक है लो भैया मोटरसाइकिल। जेब खर्च तो जब से रुपया पहचानना शुरू किया तभी से ले जाने लगे। शुरू से तीसरे चौथे दर्जे तक तो 54-58, तब रुपया, और 8वीं की 90 से जो चाहा माँ से झटक लिया, कभी 5 तो कभी 10। बीए में तो बाकायदा बैंक अकाउंट ही खुलवा दिया कि साहबजादे बड़े हो गए हैं, हिसाब किताब रखना, रुपया निकालना जमा करना सब सीख लें। कपड़ों का तो यह हाल कि 8वें दर्जे तक पहुंचे तो स्कूल की ड्रेस चली। 2-2 जोड़ी जूते, एक रेगुलर काले रोज के लिए, दूसरे सफ़ेद पीटी शू। उसके बाद फिर 9वें में पहुंचे हैं कि आज जीन्स चाहिए, कल जैकेट चाहिए, परसों जूते खरीदने, वह भी मामूली नहीं, बाटा की लिबर्टी के। यह भी नहीं कि एक जोड़ी, 2-2 3-3। गरज यह है कि हर तरह के नखरे उठाए कि साहबजादे को किसी तरह की कमी का एहसास ना हो। अब तो खैर अपनी मर्जी के मालिक हैं, नौकरी करते हैं, शादी होनी थी सो मैंने कर दी। भगवान की दया से एक बच्चा भी है, लेकिन चाल ढाल अभी भी वही है। कभी मर्जी आई तो 1000-1200 रुपये घर में दिए, नहीं तो उनकी बला से। उनको तो 2 वक्त का खाना चाहिए, बस घर क्या हुआ होटल ठहरा। 9 बजे से पहले कभी सोकर नहीं उठे, उठते ही बेड टी और अखबार। उसके बाद भाई साहब बाथरूम में कंघा शीशा क्रीम पाउडर सब अंदर निपट कर निकलेंगे। निकलते ही कपड़े कहाँ हैं, जूते किधर हैं, और साहब तैयार, लाइए खाना दीजिए। घोड़ा तक रातीब खाता है तो आराम से जुगाली करके खाता है, लेकिन यहाँ एक निगाह थाली पर, दूसरी घड़ी पर, जो ठूसते बना पेट में ठूसा और जूता चरमराते बाहर गैलरी में। मोटरसाइकिल की गद्दी के नीचे से कपड़ा निकालकर एक हाथ इधर मारा, एक हाथ उधर मारा। उसके बाद साहब घोड़े पर सवार, भट भट, और साहब 1 2 3। अब रात में लौटेंगे 10 की 11 बजे। कितनी ही बार कहा कि भाई दफ्तर से एक बार आ जाया करो, फिर भले चले जाओ। आजकल का जमाना तो देखो, खुलेआम दिन दहाड़े लूट मार के केस होते रहते हैं। एक्सीडेंट का यह हाल है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता कि 2-4 मौतें ना हो। दिमाग में तरह तरह के डर बने रहते हैं। और फिर मेरी बात एक बार छोड़ भी दो, अरे कम से कम अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल तो करो।
2.5 साल का है और बाप की शक्ल देखने को तरसता रहता है। जब पूछो पापा कहाँ हैं तो कहेगा ऑफिस गए हैं। ऑफिस ना हो गया जेल हो गया कि बिना जमानत पर छूटे बेचारे आए कैसे। अरे मेरी तो सारी उम्र किराए के मकान में कट गई। बीवी बच्चों को मेरे बाद परेशानी न उठानी पड़े इसलिए रिटायर होने से पहले जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर मकान बनाया। दिन दिन भर ऊंट की तरह गर्दन उठाए धूप में खड़े रहे। चेहरा काला पड़ गया था। बालू मोरंग मिट्टी ईटा चूना लोहा लकड़ी अभी कुछ भी। क्या भूख और क्या प्यास, शरीर आधा रह गया था। क्या मजाल कि साहब कहीं चले जाएं, क्रीज ना बिगड़ जाएगी पतलून की। कभी मैंने कहा भी तो पढ़ाई का बहाना कर दिया। ठीक है भाई, मैं हूं ना भाग दौड़ करने के लिए, तुमको क्या जरूरत। तुमको अलग कमरा चाहिए रहने के लिए, लो अलग कमरा। मकान तो बना ही इसलिए है, तुम ही लोगों का है। लेकिन भाई मकान की देखरेख भी तो होती है, मकान भी तो देखरेख मांगता है। अब 10 साल बने हो गए और फिर आजकल सब सामान तो साला 2 नंबर का मिलता है। सीमेंट तक 2 नंबर की, मोरंग में मिट्टी बालू में कचरा। सो भाई टूट फूट तो लगेगी ही। अब यह जीने के नीचे जो प्लास्टर निकल रहा है, अभी 1 महीने तक बित्ता भर उखड़ा था, अब एक हाथ हो गया। अब मुझसे तो बुढ़ापे में होता नहीं। कितनी बार कहा कि किसी दिन चले जाओ बाजार से एक राज और मजदूर पकड़ कर लाओ, बोरी 2 बोरी सीमेंट बालू जो लगे वह ले आओ और जहां जहां टूट फूट है ठीक करा लो। लेकिन नहीं, साहब बहादुर ने इस कान से सुना और उस कान से बाहर। चलो भाई, माना इसमें कुछ मेहनत पड़ेगी कि एक आध दिन का वक्त लगेगा। फाटक में ताला मारने में कौन मेहनत लगती है। लेकिन नहीं, यह भी तो साहब बहादुर की शान के खिलाफ है। आएंगे तो बाहर से ही पी पी करेंगे। कोई जाकर फाटक खोले तो साहब बहादुर फटफट करते मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे अंदर घुसे। गैलरी से सीधे पोर्टिको में जाकर रुकेंगे। जिसकी गरज हो वह फाटक बंद करे। दो एक बार तो रात भर खुला पड़ा रहा। गनीमत है कि कोई कुछ उठाकर ले नहीं गया। और फाटक तो फाटक, एक बार तो कमरे का दरवाजा ही तक रात भर खुला पड़ा रहा। मैं सुबह चिड़िया को दाना देने उठा तो देखता हूँ कि कबूतर के डैनों की तरह दोनों पल्ले खुले पड़े हैं। मैं तो समझा कि आज लंबी चोरी हो गई, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी कि कुछ गया नहीं। पानी की मोटर तो कितनी बार रात रात भर चलती रही। पूरे आंगन में पानी पानी हो गया। यही हाल पंखा बिजली का है। चल रहा है पंखा तो चल रहा है, इससे क्या मतलब। कूलर तो गर्मियों में 24 घंटे चलता है। एक बार तो यहाँ वो तक हुआ कि साहब बहादुर बीवी बच्चे समेत सिनेमा गए, कूलर चलता छोड़ गए, बाहर से कमरे में ताला। सो यह नहीं कि कोई और बंद कर दे। क्यों भाई, यह कूलर क्यों चलता छोड़ गए थे, मैंने पूछा तो बोले बंद कमरा गर्म हो जाता है, फिर कौन घंटा भर इंतजार करे कि ठंडा हो। ठीक है भाई, जो तुम कहो सो ठीक, कौन बहस करे तुमसे। मैं तो यह जानता हूँ कि आधी जिंदगी बिना कूलर के काटी है। बिजली ही नहीं थी घर में तो कूलर कहाँ से होता। और अब भी इस कूलर फूलर से तो मुझे कुछ लेना देना नहीं। मजे से खरहरी चरपाई पर पानी छिड़क कर सोता हूँ। बस कलक यह होती है कि बिला वजह बिजली का तिगुना चौगुना बिल भरा जाता है, वह भी टाइम से आता कहाँ है। अब पिछली बार क्या हुआ, पूरे साल का बिल 12,000 का बनाकर भेज दिया। मैंने कहा कि ठीक करा लो नहीं तो बत्ती कट जाएगी। बोले इसमें एनआर लिखा है, यानी रीडिंग के बिना ही बिल आ गया है, इसलिए बिजली नहीं कटेगी। एक आदमी से कह दिया है अगली बार ठीक होकर आ जाएगा, लेकिन अगली बार आया 17,000 का। मैंने सोचा इस तरह तो घर की कुड़की ही हो जाएगी। गया इस बुढ़ापे में बिजली कंपनी, घंटों लाइन में खड़ा रहा, धक्के खाए। इस बाबू के पास नहीं उस बाबू के पास जाइए, जेई साहब से मिलिए। जेई साहब हैं कि गुलर का फूल हो गए, सुबह गए तो शाम को आइए, शाम को गए तो कल आइए। किस्सा को तहा 10-15 दिन की भाग दौड़ के बाद 9,500 का बिल बना। वह तो 10,000 का फिक्स पड़ा था, उसे तुड़वा कर भरा, नहीं तो बिजली ही कट जाती। अरे बिजली तो बिजली, नल तक खुला पड़ा रहता है। बेसिन में हाथ धोया, नल खुला छोड़ दिया, बह रहा है साहब। जब तक टंकी खाली नहीं हो जाती बहेगा। किचन का नल तो 1 महीने से बह रहा है। टोटी की चूड़ियां मर गई हैं, सो इस्तेमाल के बाद उसमें कपड़ा बांध दिया जाता है। अब लाख कपड़ा बांधो, पानी की धार भला रुकेगी उससे। यह नहीं होता कि एक नई टोटी खरीद लाए और रिंच लेकर बदल दे। बेत की कुर्सियों में कीले निकल आए, जो बैठता है उसी के कपड़े फट जाते हैं। सो कपड़े फटना मंजूर। यह नहीं होगा कि प्लास लेकर सारी कीले निकाल कर फेंक दे, उसकी जगह तार से कसकर बांध दे। छैनी हथौड़ी रिंच प्लास पेचकस सब लाकर मैंने रखे थे, लेकिन सब पता नहीं कहाँ चले गए।
वक्त पर कोई चीज मांगो तो मिलेगी ही नहीं। आखिर ढूंढ ढांड कर सब औजार बक्से में बंद करके रखे तब बचे। कम से कम 1.5 दर्जन ताले रहे होंगे घर में, लेकिन एक फाटक का ताला छोड़कर, वह भी इसलिए कि रोज बंद होता है, और ताले पता नहीं कहाँ गुम हो गए। 2-4 तो मुझे कबाड़ में पड़े मिले। मैंने पूछा कुंजी कहाँ है इनकी, तो जवाब मिला ये तो ऐसे ही कितने दिनों से बिना कुंजी के पड़े हैं। बहुत हल्ला किया मैंने, लेकिन कुंजी ढूंढे नहीं मिली। आखिर ताले वाले के पास ले जाकर नई कुंजियां बनवाई मैंने। मुश्किल से 5 रुपयों में सब ताले ठीक हो गए। नया ताला लेने जाओ तो 30 रुपयों से कम में ना आएगा, मगर यहाँ एक बार कह दिया गया ताले खराब हो गए तो हो गए, फेंको सबको, जरूरत पड़ेगी तो फिर नए आ जाएंगे। पैसा बर्बाद हो तो हो, ताले तो ताले, सिलाई मशीन पड़ी जंग खा रही है। 10-15 साल से ज़्यादा नहीं हुए खरीदे, किस्तों पर ली थी मैंने गुड़िया को सीखने के लिए। उसकी शादी हुई तो मैंने कहा दे दो उसको, ले जाए अपने साथ, लेकिन सब ने मना कर दिया। काहे को दे दो, इतना दहेज तो दे दिया है। मशीन की बात तय थी क्या पहले से जो दे दें, घर में रहेगी तो काम आएगी। सो यह काम आ रही है। 25 बार मैंने कहा ले जाकर दुकान पर दे दो, ठीक हो जाएगी, लेकिन किसे फुर्सत है। जरा सा लिहाफ का खोल सिलवाना है, खिड़की दरवाजे के पर्दे बनने हैं, सोफे के तकिए के खोल सिले जाने हैं, चला जा रहा है सब दर्जी के यहाँ। दुगने तिगने दाम वसूल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ किसको कलक है। यह तो बरतने व्योपरने वाली चीज़ों का हाल है। अब सुनिए खाने पीने चीज़ों के बारे में। महीने भर के राशन की लिस्ट बनिए के यहाँ चली जाती है। वह जैसा उसकी समझ में आता है घर पर दे जाता है। तौल में तो पूरा होता ही नहीं होगा, क्वालिटी भी जो उसके पास है वही मिलेगी। चावल पुराने की जगह नया दे जाएगा। 10 मरतबा टोको कि भाई इसे वापस भिजवा कर बदलवा दो, तब कहीं बदलेगा, लेकिन इस बीच आधे से ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका होगा। मंजन मंगाओ, कॉलगेट दे जाएगा, कोई लोकल मेट, साथ में प्लास्टिक का एक सड़ियल मग पकड़ा जाएगा कि इसके साथ फ्री गिफ्ट है भाई। अब एक तो गिफ्ट किसी मशरफ का नहीं, और मशरफ का हो भी तो क्या गिफ्ट के लिए घटिया सामान लिया जाएगा। मेरे हाथों जब तक राशन आया, बाजार के मिल का आटा कभी नहीं आया। देख पसंद करके बढ़िया गेहूं के 68 की किसी और अच्छी क्वालिटी का लाता था मैं। माँ के ज़माने में तो खैर गेहूं बाकायदा धोया जाता था, लेकिन बिनने परोचने का काम उसके बाद तक चला है। इंटर में पढ़ता था, तब तक कंधे पर बोरी रखकर पिसाने ले जाता था। उसके बाद साइकिल पर। पिता की सख्त ताकीद रहती थी कि गेहूं आँख के सामने पिसे, सो खड़ा रहता था मैं चक्की के पास। लेकिन जब से साहबजादे राशन लाने गए हैं, तब से गेहूं देखने को आंखें तरस गईं। पिसा आटा आता है बोरी में बंद, पता नहीं कितने साल पुराना हो। पीसने से पहले मशीनों से सब सद खींच लिया जाता है गेहूं का, तभी तो चमड़े जैसी रोटी बनती है। लेकिन भाई कौन कहे, एक बार कहा तो बोले आप खाली ही तो बैठे रहते हैं, रिक्शे पर लदवा कर ले आया कीजिए गेहूं, माँ साफ कर दिया करेगी, पिसा लाया कीजिएगा। मैं चुप रह गया। सब्जी का तो यह हाल है, जो दरवाजे पर बिकने आ गई ले ली गई, सड़ी हो या गली, दाम ज़्यादा सो अलग। लेकिन साहब बहादुर इतनी तकलीफ गवारा नहीं कर सकते कि बाजार से जाकर ले आए। अरे भाई कौन रोज रोज जाना है, घर में फ्रिज है ही और चलता भी 12 महीने है। सो एक बार जाकर 3-4 दिनों के लिए लाकर रख दो। ताज़ा सब्जी दाल और गरम गरम फुलके, घर के पिसे आटे के, उनकी बात तो ही और कोई होती है। लेकिन नहीं साहब, किसको फुर्सत है। तब तो बला से किसी के पेट में दर्द हो, अपच हो कि अफरन, पेचिश हो कि डायरिया, खाने पीने का जो ढंग है वही रहेगा। बीमार जिसको पड़ना हो पड़े, इलाज कराए भुगते। एक ही हमारा टीवी क्या आ गया, जिसको देखो वही उससे चिपका है। दाल चूल्हे पर चढ़ी है, कुकर की सीटी की आवाज़ कान में पड़ गई तो उठकर गैस धीमी कर दी, नहीं तो दाल जल रही है तो जले, दूध उबल रहा है तो उबले। और घर की सफाई का तो आलम यह है कि पूरे घर में मकड़ी के जाले लगे हैं। छिपकलियां अंडे बच्चे दे रही हैं, जहां देखो काकरोच टहल रहे हैं, झिंगुर फुदक रहे हैं। मक्खी मच्छर तो खैर घर का हिस्सा बन ही गए। मैरी आती है, फर्श पर झाड़ू लगाकर चली जाती है, गंदे संदे पानी से पोंछा मार देती है। लेकिन भाई फर्श ही तो घर नहीं है, दीवारें और छतें भी तो हैं, वे भी सफाई मांगती हैं। ना सही रोज, हफ्ते में एक दिन सही बांस में ब्रश बांधकर घर के सभी जालों को साफ करें, पूरे घर को फिनाइल से धोएं। क्या है डीडीटी उस परिमिति से छिड़के। भाई घर घर का तो एहसास होने लगा। बस उस दिन टीवी पर धूल दिख रहा था, धूल में बड़े बड़े कीड़े हैं,
डस्ट माइट का नाम क्या था, नंगी आंखों से तो दिखा ही नहीं देता, यदि आप दूरबीन से देखेंगे तो आप देखेंगे। वह खुशी खुशी सोफे के कुशन के कवर को कुतर रहा था। देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए पहले तीज पर्व, होली, दिवाली पर पूरे घर में रौनक हुआ करती थी। इसलिए पहले लेकिन अब घर में त्योहार का मैना और गंदगी जमा हो जाएगी महीनों से। जब होली होती है तो फर्श और दीवारों को पेंट से ढक दिया जाता है। दिवाली के बाद कुछ जगहों पर दीवारों पर मोम चिपका होता है। 2-4 किलो पटाखों का कूड़ा फैला हुआ है। महीनों से गंदगी जमा है। अब देखिए, बाथरूम का फ्लश टैंक 3 महीने से लीक हो रहा है। जब तक आप सीट पर बैठे हैं, आपके बगल में पानी टपक रहा है। मैंने प्लम्बर को बुलाने और दिखाने के लिए 10 बार भुगतान किया। यदि नहीं तो एक नया टैंक स्थापित करें। अगर आप सीट पर बैठते हैं तो आपके सिर पर पानी टपक रहा है या दीवार को पानी से भर देता है, लेकिन किसके पास खाली समय है भाई? ठीक है भाई, जो हो रहा है उसे होने दो। मुझे अपने साथ कौन ले जाना है? जीवन के 2 वर्ष शेष है, इसे इसी तरह ही काटा जाएगा। नंबर 2, बयान पुत्र का। पापा शर्तिया जिद्दी हो गए हैं। सेवानिवृत्ति के 6-8 महीने बाद तक तो ठीक रहे, उसके बाद ना जाने क्या हुआ, सारी रात बड़बड़ाते ही रहते हैं। जरा सी बात पर उन्हें गुस्सा आने लगता है, कभी किसी पर तो कभी किसी पर बिगड़ना। वे मुझसे सबसे ज़्यादा नाराज है। उन्हें शायद ही मेरी कोई बात अच्छी लगी हो, जबकि आज तक मैंने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, चाहे वह मुझे कितनी भी बुरी क्यों ना लगे। सबसे बड़ी नाराज़गी उन्हीं से है कि मैं सीधे ऑफिस से घर क्यों नहीं आता। कहा जाता है कि घबराहट होती है, सड़कों पर डकैती और हत्याएं होती है, दुर्घटनाएं होती है। अब कौन समझाएगा कि मैं जल्दी आने से बचूंगा? दुर्घटना होनी है वो तो होकर रहेगी, लेकिन देर से आने पर भी दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है क्या? उस समय सड़कों पर उतनी भीड़ नहीं होती जितनी ऑफिस से निकलते समय होती है। लूट की बात करते हैं तो यह व्यापक दिन के उजाले में होता है। रात को लुटेरा सोचेगा कि इस समय तो वह अपने इतना चुपचाप चल रहा है, उसके पास क्या होगा, जाने दो। खैर, मुझे बताओ, काम से सीधे घर आने पर मुझे क्या करना चाहिए? इन झाड़ियों को सुनो, आटा पीस ले, क्या मैं सब्जियां लाऊं? क्या मुझे इसमें अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहिए? अरे दुनिया चक्की का आटा खाती है, ISI ब्रांड है, बोरी में बंद आता है, लेकिन इनसे कौन लड़ सकता है? कहती हैं कि इससे में आटा खराब हो जाता है। मिलों में पीसने से पहले गेहूं की सारी भूसी निकाल ली जाती है। इसकी रोटी और चमड़े की रोटी में कोई अंतर है क्या? हाथों से चिपक जाती है, यह कई दिनों तक चिपकी रहती है। सारी दुनिया तो खा रही है, उसके हाथों से नहीं चिपकता, इन्हीं के हाथों में चिपक जाती है। सब्जी के दरवाजे लिए जाते हैं, उस पर भी नाराज होते हैं। कहा जाता है कि ठेले पर बासी सब्जियां मिलती हैं। अब बताओ, अगर ऐसा हो जाए तो 4 दिन तक एक ही सब्जी बिकती तो गरीब सब्जी उत्पादकों ने कारोबार ही किया है। हाँ भाई, मुझे बकवास लगता है। सारा संसार कहता है, खाता है। मैंने अपने सामने किसी को भी खेत में से सब्जी तोड़ते हुए तो नहीं देखा, लेकिन नहीं, समय से घर लौटने की जिद करें। अब अगर कुछ कहूँ तो बुरा होगा। खुद तो घंटों शतरंज खेलते थे। रात के 12 बजे तक अंकल शर्मा के दरवाजे पर बैठे रहते थे, फिर भूल जाते थे। मैं 3-4 बार फ़ोन करता था, फिर उठ जाता था। ऐसा लगता है कि बदतर हो रहा है, इतना अलग। इतना ही नहीं, माँ बताती है कि एक समय में वे तो रात भर गायब रहते थे। भाटिया साहब नहीं थे। पपलू उस फ्लैश को अपने घर पर बजाता था और 1-2 बार तो पूरी तनख्वाह भी चली गई। कितनी बार पीकर लौटते थे, बिस्तर पर उल्टी किया करते थे, लेकिन उसका वह समय कौन याद करता है? अब मैं क्या कह सकता हूँ। माँ तो यहाँ तक कहती है कि बरेली ट्रांसफ़र पर चला गया होता तो उनके बगल में कपूर होता। LIC मेरे पास एजेंट थे। फिदा अपनी पत्नी पर थी। देखो तो यहीं बैठ जाते हैं, भाभी जी भाभी जी भाभी जी, जो भी भाभी जी। आपके हाथ से बनी चाय का क्या कहें, आपके हाथों के तेली हवा। उन्होंने 100 बार उद्यत किया कि वे बचपन या लड़कपन में पैदल ही स्कूल जाते थे। कोई जेब खर्च नहीं मिलता था। BA MA तक सूट टाई नहीं पहनी, जैम जेली का तो नाम तक नहीं सुना। मेरी माँ यानी मेरी दादी बासी रोटी में नमक डालकर देती थी, वह खाकर पढ़ने चले जाते थे। तो भाई, किसको ताना मार रहे हैं? क्या यह मेरी गलती है? सच तो यह है कि ठंड पड़ रही थी। उस समय जैम जेली नहीं थी, तो आप खाते क्या? जीन्स या जैकेट प्रचलन में नहीं थे तो उन्हें कैसे पहनते? यही वह लूट थी जिसे वे घर से खाते पीते थे। वे ऊनी पतलून और कपास पहनते थे, और अगर वे पहले पैदा हुए होते तो गुरुकुल में पढ़ते। वह एक लंबी चोटी रखते, लंगोटी बांधते, हाथ में डंडा लेकर घर घर भीख मांगकर आटा लाते तो उसे 2 रोटियां मिलती। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि घर बनाया है।
यह बात उन्होंने 100 बार कही है। मुझे लगता है शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद ही भी इसने इतना नहीं दोहराया होगा। लेकिन भाई ठीक है, यदि आप इससे संतुष्ट हैं तो दिन भर इसका जाप करें। लेकिन मतलब यह नहीं है कि घर बनाया गया था। वह जो कह रहे हैं वह यह है कि उसने घर बनाकर मुझ पर उपकार किया। अब अगर मैं पलट कर कहूँ कि मैंने घर बनाने को कहा तो बात बिगड़ जाएगी। बाबा किराए के मकान में रहते थे, वह तुम्हारे लिए नहीं बना था। आपने सही किया। अगर आपने नहीं बनाया होता तो अगर मुझे इसकी आवश्यकता होती तो मैं इसे बना लेता, और अगर घर ना बना होता तो क्या हम सड़क पर पड़े होते? क्या पूरी दुनिया अपने ही घर में रहती है? खैर, अब घर बन ही गया है तो नहीं गिरेगा। जी हाँ, 10 साल बीत चुके हैं, और अगर बन भी गया तो थोड़ा टूटेगा तो जरूर। तो यह घर तो में तो होता ही रहता है, लेकिन नहीं, यदि आप थोड़ा सा भी प्लास्टर उखड़ता हुआ देखें तो आप उसे 100 बार फाड़ देंगे। हम बिजली की रोशनी से लेकर सूरज की रोशनी तक 25 बार इसका निरीक्षण करेंगे। इतना ही नहीं, घर का सारा प्लास्टर टूट जाएगा और आप देखेंगे कि कहीं खोखला तो नहीं है। आप जोड़ देंगे कि मैकेनिक को पकड़ कर लाया जाए, मजदूर को पकड़ लिया जाए, जल्दी ठीक हुई है। मानो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम इस प्लास्टर को ठीक करना है। इतनी जल्दी में समझता हूँ पुरातत्व विभाग सबसे बड़ी ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत में भी नहीं दिखेगा। चलो साहब, यह तो प्लास्टर है कि जल्दी ठीक नहीं हुआ तो और गिरेगा। और उनके तर्क के अनुसार आज प्लास्टर गिर गया है, कल ईंटें गिरेंगी, परसों तो पूरी दीवार ही गिर जाएगी। लेकिन मकड़ी के जाले से तो घर नहीं टूटेगा। लेकिन नहीं साहब, अगर किसी कोने में जाल दिखाई दे तो पूरा घर सर पर उठ जाएगा। अब पत्नी को क्या करना चाहिए? सुबह उठते ही उसमें खटास आने लगती है। सबके लिए चाय बनाना, बच्चे की देखभाल करना, खाना बनाना, टिफिन बनाना, कपड़े धोना और बांस लेकर जाला साफ करना। यह माँ से नहीं हो सकता। वह तो वैसे भी घटिया से मजबूर है। एक बार घर में एक चूहा दिखाई दिया। फिर क्या था, उन्होंने जोर देकर कहा कि वे चूहेदानी खरीद कर लाते हैं। भी ले भी आया भाई, लेकिन चूहा 15 दिन तक पकड़ा नहीं गया। 16वें दिन एक चूहा फंस गया। अब समस्या यह है कि इसे छोड़ा कहाँ जाए। नई कॉलोनी है, किसी का दरवाजा पर छोड़ो तो बहस करने लगो। आखिर उसने मोटरसाइकिल पर चूहादानी लगाई और उसे 4 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के किनारे ले गया और चला गया। अगले दिन फिर एक चूहा दिखाई दिया। मुझे नहीं पता कि यह वही था या कोई और। मुझसे पूछा, कहाँ छोड़ा था? मैंने खींच कर कहा, जहाँ छोड़ा था वहाँ छोड़ा था। अब की पकड़ में आए तो आप खुद छोड़ आइएगा। छिपकलियों के पीछे पड़े रहते हैं। शुरू में तो डंडा मारते फिरते थे, उस चक्कर में दीवार पर लगी तस्वीर गिरा दी। हुसैन की पेंटिंग थी, रेयर, पूरे 8 रुपये 12 आने की लाया था। 25 रुपये मड़ाई दिए थे। छिपकली का तो पता नहीं कहाँ चली गई, पूरा शीशा चकनाचूर हो गया। अब कौन इनको समझाए कि छिपकलियाँ इस देश में हैं तो हैं, ये जाने वाली तो नहीं। खैर चलिए, मान लिया कि बहुत मेहनत करके छिपकली को एक बार आप भगा भी देंगे, लेकिन झिंगुर का क्या करेंगे? वह तो कमबख्त दिखाई भी नहीं देता, किस दराज की सुराख में बैठा बोल रहा है। लेकिन उससे भी इनको शिकायत। अब कौन बताए इनको कि अमेरिका के व्हाइट हाउस तक में झिंगुर घुस चुका है। वह कौन थी? फर्स्ट लेडी। उस वक्त मैडम बुश की रिगन रात भर नींद नहीं आई उनको। दूसरे दिन प्रेसिडेंट हाउस का सारा अमला झिंगुर ढूंढने में जुटा। तब कहीं 3-4 घंटे की मेहनत के बाद पकड़ में आया। सो इतना प्रबंध तो मैं कर नहीं सकता, 150-200 आदमी झिंगुर पकड़ने में लगा दूं। इधर कुछ दिनों से एक नया फिक्रा इजाद किया है। यह घर नहीं है, कबाड़ खाना है। अरे भाई, कौन सा ऐसा घर है, वह भी हिंदुस्तान में, जहाँ 2-4 इधर उधर की फालतू चीजें ना हो। और सबसे बड़ा कबाड़ खाना तो खुद खोले हैं। ठीक है, एक बड़े से बक्से में पता नहीं क्या क्या भरे रखे हैं, नट बोल्ट, कील, पेच, तार, जाली, पुराने कब्जे, बिना ताले की चाबियां और ना जाने पता नहीं क्या क्या। सड़क पर चलते कहीं कोई लोहे का टुकड़ा, छर्रा, गोली कुछ भी पड़ा दिख गया, उठाकर ले आएंगे और बक्से में बंद कर देंगे कि कभी काम आएगा। एक और बक्से में हर तरह के औजार रखे हैं, स्क्रू ड्राइवर से लेकर रिंच, प्लास, छेनी, हथौड़ा तक। और एक छोटी सी आरी भी ले आए हैं कहीं से, वो भी उसी में बंद किए हैं। एक बार सनकिया गए तो घर भर में खोजबीन कर 4-5 पुराने ताले निकाल लाए कहीं से। कहने लगे कि इन तालों की चाबियां कहाँ हैं। अब चाबियां कहाँ से आए? बाबा आदम के ज़माने के ताले, पता नहीं कब से खराब पड़े होंगे। लेकिन नहीं, जिद पकड़ गए हैं कि जब ताले घर में आए हैं तो उनकी चाबियां भी तो आई होंगी। कौन कहता है नहीं आई होंगी, लेकिन चीज़ें खोती भी तो हैं, कहीं खो गई होंगी। मगर वह जिद पकड़े रहे। एक तरफ से सबको हलकान कर डाला। पूरे 1 सप्ताह तक चाबी खोजो अभियान चला।
लेकिन चाबियां नहीं मिलनी थी सो नहीं मिली, मगर यह कहाँ हार मानने वाले। बाजार जाकर चाबी वाले से चाबियां बनवा कर ही ले आए, तब चैन पड़ी। तब से सारे ताले सहेज कर अपनी अलमारी में रखे हैं। मशीन में तेल डालने वाली कुप्पी पा गए हैं कहीं से, और उसमें कड़वा तेल भरे रखे हैं। हर छठे सातवें दिन सारे तालों में तेल डालकर उन्हें धूप दिखाते हैं। यही नहीं, सारे खिड़की दरवाजों के कब्जों, सिटकनियों और कंडों में तेल डालते फिरते हैं। जो भी दरवाजा खुलता हूँ उसके कपड़ों में तेल लग जाता है। मगर किसकी मजाल जो इन्हें कुछ कहे। कहे सुने तो फिर सिर पर नहीं उठा कर ले जाऊंगा। मरूंगा तो सब यहीं छोड़कर जाऊंगा। तब जो समझ में आए करना। मुझसे अपनी आंखों बर्बादी तो नहीं देखी जाती, इसलिए हलकान होता रहता हूँ। सो भाई, किसने कहा हलकान होने को? जब इस बात का एहसास है कि सिर पर उठाकर नहीं ले जाओगे तो क्यों फंसे हो इस माया मोह में। भगवत भजन में मन लगाओ, सुबह शाम 2 घंटे बैठो, रामायण गीता का पाठ करो। मगर नहीं, रात भर उठकर टहलते हैं। हर खिड़की दरवाजा ठोक ठोक बजा बजा कर देखते हैं कि बंद है कि नहीं। कभी कोई दरवाजा खुला रह गया तो दूसरे दिन सुबह सुबह सारा घर सिर पर उठा लेंगे। चोरी हो जाती तो अब उनसे कौन बहस करे कि आजकल चोरी डकैती दरवाजा खुला रह जाने से नहीं होती। आजकल चोर की डाकू की पूरी योजना बनाकर कॉल बैल बजाकर शान से आते हैं, सीने पर पिस्तौल रखकर सामान ले जाते हैं। अभी 1 महीना नहीं हुआ, इसी कॉलोनी में रात के 11 भी नहीं बजे होंगे, भसीन साहब के यहाँ डकैती पड़ी थी। डाकू पूरी ट्रक साथ लेकर आए थे। रात भर सामान लदता रहा। सुबह 4 बजे ट्रक स्टार्ट करके चले गए। भसीन साहब पूरे परिवार सहित घर में थे। सबको रस्सियों से बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया था। सुबह जब महरी आई तब चिल्लापो मची, लेकिन इनको कौन समझाए। इनका बस चले तो रोशनदान तक में ताला डलवा दें। इधर पिछले कई दिनों से चिड़िया चुगाने की आदत डाल ली है। सुबह उठते ही रसोई में घुस जाएंगे, रोटी वाला डब्बा खोलकर उसमें रोटी निकालकर मीस मीस कर पूरे लॉन और गैलरी में फैला देंगे कि चिड़िया आकर खाएगी। चलिए भाई, खिलाइए रोटी, इसमें भी किसी को क्या एतराज हो सकता है। लेकिन इसमें भी फजीहत खड़ी होने लगी। रोटी अगर एक से ज़्यादा बची तो यह इतनी सारी रोटियां क्यों बर्बाद की जा रही हैं, और अगर एक भी नहीं बची तो यह कि चिड़ियों को खिलाने तक के लिए रोटी नहीं बचती। अब बताइए भाई, इसका क्या कोई इलाज है? इसी को तो कहते हैं चित भी मेरी और पट भी मेरी, यानी मुझको तो मीन में एक निकालनी ही है, तुम जो भी करो। आखिर हार कर इनकी झाएं झाएं बंद करने की गरज से मैंने पत्नी से कहा कि एक रोटी कटोरदान में छोड़कर बाकी किसी बर्तन में छिपाकर फ्रिज में रख दिया कर। मगर साहब, इनकी निगाह से कहाँ से चीज़ें बचने वाली हैं। यह तो सुबह उठते ही जैसे सारे घर की तलाशी लेने लगते हैं। आखिर एक दिन फ्रिज में छिपाकर रखी गई रोटियां इन्हें दिख ही गई। अब यह शिकायत तो पीछे पड़ गई कि इतनी रोटियां बची क्यों। नई शिकायत यह पैदा हो गई कि मुझसे बात छिपाई भी जाती है ताकि मैं कुछ कहूँ नहीं। क्यों बर्बाद, जितना करना है कर लो बर्बाद। पेट काट काट कर मैंने यह गृहस्थी जोड़ी है, उड़ाओ सब मिलकर, लुटाओ दोनों हाथों से, फूंक डालो सब कुछ। अजब अजब आदतें बना ली है। कपड़े लत्ते की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद फटी तहमद पहने नंगे बदन बाहर बरामदे में बैठे रहते हैं। इसी तरह सौदा भी लेने चले जाएंगे। कुछ कहो तो कहेंगे गांधी जी भी तो लंगोटी पहनते थे, उन पर किसी ने तो उंगली नहीं उठाई। वही पहने पहने विलायत गए थे, वहाँ के राजा के साथ बैठकर खाना भी खाया था। अब कीजिए बहस, कर सकते हैं। गर्मी भर 2-2 कूलर चलते हैं, लेकिन अंदर नहीं सोएंगे, बाहर खुले में सोएंगे। वह भी बान की चारपाई पर। 3-3 फोल्डिंग है घर में, लेकिन उस पर नहीं लेटेंगे, बान की चारपाई पर ही लेटेंगे। वह भी बिना कुछ बिछाए, पानी में भिगोकर नंगे बदन पड़े रहेंगे। कोई देखे तो यही कहेगा ना, घर का नौकर होगा, तभी तो बेचारा बिना बिस्तरे के पड़ा है। एक और खबर सवार रहती है, बिजली बेकार ना हो भाई। इसमें कौन असहमत हो सकता है। चलो भाई ठीक ही है, यह तो सरकार भी कहती है, रेडियो दूरदर्शन पर भी विज्ञापन आते हैं। लेकिन अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि आदमी बेडरूम में टॉयलेट जाए तो बत्ती पंखा बंद करके जाए, घंटी बजने पर बाहर निकल कर देखने जाए तो कमरे की बत्ती ही गुल करके जाए। लेकिन इनका यही मतलब है कि 1 सेकंड भी बत्ती बेकार ना जले। किचन में दाल चढ़ाकर पकाने बाहर कमरे में सब्जी काटने बैठे तो वहाँ की बत्ती गुल कर दे, फिर चाहे बिल्ली टहले या छछुंदर। बाथरूम की बत्ती खुली देखेंगे तो दरवाज़ा खोलकर झांकने लगेंगे कि कोई अंदर है या नहीं, या बत्ती ऐसे ही जल रही है। जहाँ भी कोई बत्ती जलती देखी और किसी को वहाँ नहीं पाया, फौरन बत्ती ऑफ कर देंगे।
पंखा चलता देख लिया कहीं और किसी को आसपास नहीं पाया, फौरन बंद कर देंगे। एक बार पानी की मोटर खुली रह गई, अब पता नहीं किसने खोली थी, बहरहाल रह गई तो रह गई, मगर नहीं साहब, क्यों रह गई? हफ्तों इंक्वायरी करते रहे, बस चलता तो जांच कमीशन बिठा देते। बैठे बैठे बेमतलब की चीजों से उलझते रहते हैं। उस दिन तो खामखा बखेड़ा ही खड़ा कर दिया। बाथरूम के फ्लश की टंकी कुछ दिनों से लीक कर रही थी। कास्ट आयरन की पुराने जमाने की टंकी, कहीं से हो गई होगी क्रैक। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा, आखिर में मैं भी तो इसी घर में रहता हूँ, लेकिन अलादीन का चिराग तो किसी के पास नहीं, घिसा नहीं कि जिन हाजिर। बोलिए मेरे आका, क्या हुक्म है? टंकी ठीक करनी है भाई, लीजिए। हो गई, प्लम्बर को पकड़ लाना पड़ेगा, वह देखेगा तब बताएगा कि क्या गड़बड़ी है, इसी में मरम्मत हो जाएगी, बदलनी पड़ेगी। 2 बार मैं जा चुका था, लेकिन प्लम्बर तो आप जानते हैं छोटे मोटे कामों के लिए आसानी से राजी होते ही नहीं। 100 बार दाढ़ी में हाथ लगाओ तब कहीं 70 नखरे करके आएंगे। वैसे ऐसी कोई आफत भी नहीं थी। टॉयलेट इस्तेमाल करने से पहले फ्लश कर दो या फिर टंकी का नल नीचे से बंद कर दो। और इस सब की भी क्या जरूरत, दूसरा टॉयलेट भी तो है घर में, उसको इस्तेमाल करो तब तक। मगर नहीं, खबत सवार इनको की टंकी ठीक होनी ही है। सो इस बीच किसी दिन टीवी पर एमसिल का कोई विज्ञापन देख लिया, बस फिर क्या था, बांधी तहमत और बाजार जाकर खरीद लाए 1 पैकेट। घुस गए बाथरूम में स्टूल लेकर, तभी जाने क्या हुआ, स्टूल से पैर फिसला कि भगवान जाने क्या हुआ, नीचे आ रहे। 3 दिन अस्पताल में पड़े रहे। एक्सरे हुआ तो पता चला कूल्हे की हड्डी टूट गई, ऑपरेशन करना पड़ेगा, लोहे की रॉड डाली जाएगी, तब चलने फिरने लायक होंगे। कम से कम 15,000 का लटका है। ऑफिस की क्रेडिट सोसाइटी और पीएफ दोनों से लोन अप्लाई कर दिया, मिल जाएगा तो ठीक, नहीं तो बीवी के जेवर बेचने पड़ेंगे। बेचूंगा, और रास्ता भी क्या है। अब एक बयान माँ का। आज इनको मरे पूरे 6 महीने हो गए। आज ही के दिन लगभग इसी समय इन्होंने प्राण त्याजे होंगे। अच्छे भले स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाए गए और लाश बाहर निकाली। डॉक्टरों का कहना था कि हार्ट फेल हो गया, पहले से खराबी थी इसलिए ऐसा हुआ। अब भगवान जाने हार्ट फेल हुआ कि कोई कह रहा था बेहोशी की दवा ज़्यादा दे दी जिससे होश ही नहीं आया। पिंटू तो डॉक्टरों को मारने पर उतारू था, किसी तरह मान ही नहीं रहा था। उसका कहना भी ठीक था कि हार्ट पहले से चेक क्यों नहीं कर लिया, हार्ट कमज़ोर था तो ऑपरेशन थिएटर में ले गए कि लेके क्यों गए, पहले हार्ट का इलाज हो जाता। नहीं होता तो ऑपरेशन होता, नहीं होता उठ बैठना पाते, यही तो होता, जिंदा तो रहते। सब ने उसको पकड़ लिया, नहीं तो मारे बिना ना छोड़ता वह डॉक्टर को। फंड से कहाँ से पैसा निकालकर फीस भरी थी बेचारे ने, पूरे 10,000 गिना कर रख लिए। तब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ले गया। डॉक्टर क्या है, जल्लाद है, जल्लाद सब। मुझे तो लाश देखते ही बेहोशी का दौरा पड़ गया था। पता नहीं कितने छींटे पानी के मारे लोगों ने, कोई इंजेक्शन भी दिया गया शायद, तब कहीं जाकर होश आया। देखा सब लोग पिंटू को पकड़े हुए समझा रहे हैं कि जिसको जाना था वह तो चला गया, अब फौजदारी से क्या फ़ायदा। मौत पर किसी का बस आज तक चला है कि आज ही चलेगा। जिसकी मिट्टी जहाँ लिखी होती है मौत उसको वहीं घसीट ले जाती है। इनकी मिट्टी ऑपरेशन थिएटर में लिखी थी। कहावत कही गई है ना, हिले रोजी बहाने मौत। नहीं तो ना वह मरा विज्ञापन देखते टीवी पर, और ना स्टूल लेकर बाथरूम में टंकी ठीक करने जाते, और जहाँ इतने दिनों से बह रही थी और थोड़ी बहने देते, कुछ दिन और बहती रहती। लेकिन मेरे भाग्य में तो रंडापा भोगना लिखा था। जिंदा थे तो अक्सर कहते रहते कि तुमसे पहले ही मर जाऊंगा, और मैं कहती मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम क्यों मुझे विधवा बनाना चाहते हो, ऐसे बुरे कर्म किए होंगे तभी तुम्हारी मिट्टी देखूंगी। नहीं तो औरत की मर्जात इसी में है कि सधवा मरे, मांग में सिंदूर और पाँव में बिछुए पहनकर चिता पर चढ़े, नहीं तो औरत की जिंदगी अखारत है। वह कहते ना यह सब पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल औरतों के मरने से आदमी को ज़्यादा कष्ट होता है, और आदमी के मरने से औरत को उतना नहीं होता। और फिर तुमको क्या चिंता, तुम्हारा जवान कमाऊ बेटा है, बहू है, पोता है, तुमको हमारी कमी नहीं खलेगी। पर तुम मर जाओगी तो मुझे कौन पूछेगा, पिंटू को ही देख लो। एक को बात नहीं मानता है मेरी, इतनी बार कहा वक्त से घर आ जाया करो, घर की जिम्मेदारी समझो, सुनता है भला मेरी। मैं समझाती तुमको क्या करना, तुम अपनी 2 जून की रोटी खाओ, चींटी चिड़िया चुगाओ, सुबह शाम बाहर टहलने निकल जाया करो। पोता बड़ा हो रहा है, उसे बैठाकर काका गा ABCD पढ़ाओ। बस एक ही चिंता उनको खाई जा रही थी कि घर बर्बाद हो रहा है। पिंटू उनकी बात पर ध्यान नहीं देता, इस कान से सुनता है उस कान से निकाल देता है। कितनी साद से उन्होंने मकवान बनाया था, जरा सा प्लास्टर उखड़ता था तो उनके कलेजे पर हूक उठती थी।
मैं समझाती रहती कि मकान में टूट फूट तो लगी रहती है। वह कहते टूट फूट लगी रहती है, वह तो सही है, लेकिन टूट फूट ठीक भी तो होनी चाहिए। पिंटू को नहीं चाहिए कि इस तरफ ध्यान दे। चलो खुद से ना ध्यान दे, मेरे कहने से तो दे दे। मेरी उम्र हो गई है, अब इतना काम होता नहीं मुझसे, जल्दी थक जाता हूँ मैं कहती नहीं होता तो चुप के बैठो ना, जैसा हो रहा है वैसा होने दो। पिंटू अभी जवान है, क्या समझे दुनियादारी। जवानी में कोई किसी चीज की परवाह करता है? तुम करते थे कि तुम्हारा बेटा ही करेगा। उसके खेलने खाने के दिन है, दोस्तों के बीच बैठकर गपशप लड़ाता होगा जैसे तुम लड़ाते थे। रात रात भर ताश पत्ता खेलते थे कि नहीं? लेकिन उनको यही चिंता खाई जा रही थी कि अभी से पिंटू का यह हाल है तो आगे तो भगवान ही मालिक है। पता नहीं क्यों जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे मोह माया भी बढ़ रही थी। स्वभाव भी चिड़चिड़ा होता जा रहा था। कोई कह रहा था कि शक्कर की बीमारी के मारे ऐसा होता है। उस बीमारी में आदमी को गुस्सा ज़्यादा आता है। जो भी हो, ऊपर से तो कुछ भी ना पता चला कि शक्कर की बीमारी है, नहीं तो इलाज हो जाता। पिंटू को भी अफसोस है कि ना शक्कर की बीमारी का पता चला, ना दिल की कमजोरी के बारे में। किसी डॉक्टर ने कभी कुछ बताया ही नहीं। आखिर छोटी मोटी बीमारी में डॉक्टर को दिखाने जाते भी थे, उसको बताना चाहिए था ना। पहले से पता चलता तो जमकर इलाज हो जाता। मुझको तो लगता है कि महंगाई खा गई उनको। हड्डी टूटना तो बहाना था, नहीं तो 65-66 की कोई उम्र होती है आजकल। रिटायर हुए थे, कितने खुश थे। दफ्तर की विदाई पार्टी में यारों दोस्तों ने ढेर सारे प्रेजेंट दिए थे। रिक्शे पर लदे फदे घर लौटे तो बोले चलो हो गई नौकरी, अब कुछ आराम करूंगा जिंदगी में। कितने लोग तो घर पहुंचाने आए थे। सभी कह रहे थे कि आजकल किसी को रिटायरमेंट पर इतने प्रेजेंट नहीं मिले जितने इनको मिले थे। दूसरे ही दिन बाजार जाकर 1 किलो बादाम लाए और गांधी आश्रम वाली शहद की शीशी। मुझसे बोले लो रोज शाम को 4-6 बादाम भिगो दिया करना, सुबह घिसकर शहद के साथ खाऊंगा। मौसमी फल तो हर वक्त घर में बने रहते। हफ्ते में 2 बार खुद जाकर गोश्त लाते। मुझसे कहते खूब गला कर पकाना और मसाला कम डालना, मसाला नुकसान करता है। मैं बनाकर देती तो शौक से बैठकर खाते। कहते जवानी तो झीकते भी थी, बुढ़ापे में आराम करूंगा अब। भगवान की दुआ से इतनी पेंशन मिल जाती है कि किसी बात की कमी नहीं पड़ेगी। पिंटू एक बार ना भी दे एक को पैसा घर में तो भी राम जी की कृपा से कभी कमी ना होगी। लेकिन कमी होने लगी। धीरे धीरे चीजों के दाम ड्योड़े दुने तिगने हो गए। घर का खर्च जो 2,500-3 हजार में चल जाता था, 5 हजार भी कम पड़ने लगे उसके लिए। सो एक एक करके खर्चे कम किए जाने लगे। पहले बादाम बंद हुए, फिर गोश्त, फिर फल। सुबह जहाँ दही जलेबी ब्रेड मक्खन अंडे का नाश्ता होता था, वहाँ नमकीन पूरी बनने लगी। बाद में तो नाश्ता करना भी छोड़ दिया उन्होंने। मैंने कहा भी कि पूरी पराठा अच्छा ना लगता हो तो तुम्हारे लिए अलग से अंडा की मक्खन मंगा दिया करे। बस बिगड़ उठे, बोले बच्चा हूँ क्या मैं, और तुम क्या समझती हो कि इस मारे नाश्ता नहीं करता हूँ। इस बूढ़े शरीर को अब और चाहिए क्या? कुछ भी खा लूँ मैं, इस शरीर में अब कुछ लगने वाला नहीं, बल्कि नुकसान ही करेगा। इसलिए कहते हैं ना कि बुढ़ापे में जितना कम खाए उतना ही ठीक। कपड़ों के बारे में भी मैंने कहा कि ना हो तो खद्दर भंडार से ही 2-4 कुर्ते पजामे ले आओ अपने लिए। अच्छा लगता है कि तहमत पहने बाहर बैठे रहते हो। अब इतना टोटा भी नहीं है पैसों का कि नंगे उधारे बैठे रहो। मेरी बात सुनकर एक क्षण चुप रहे, फिर बोले अब इस तन को और क्या चाहिए? कफन चाहिए सो कोई ना कोई डाल ही देगा। अरे भाई क्यों ऐसी अशुभ बातें निकालते हो? मैंने कहा तो बोले मैं अब और ज़्यादा जीऊँगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 महीने या 1 साल। सो वह तो चले गए, मगर इधर पिंटू को पता नहीं क्या होता जा रहा है। उनके मरते ही जैसे उसके चेहरे की रौनक ही खत्म हो गई। जब देखो तब गुमसुम बना बैठा रहता है। दफ्तर से सीधे घर आ जाएगा, कमरे में कुर्सी पर बैठा अखबार या कोई किताब लिए पढ़ता रहेगा। कितनी बार मैंने कहा कि शाम को घूम फिर आया करो, कहीं दोस्तों के यहाँ चले जाया करो, लेकिन क्या मजाल कि दफ्तर के अलावा कहीं चला जाए। हाँ, दूसरे तीसरे दिन थैला लटका कर सब्जी लेने जरूर चला जाता है, या फिर सुबह सुबह दूध लेने चला जाता है। पहले घोसी घर पर दे जाता था, उसे मना कर दिया, कहने लगा इसमें पानी मिला होता है। बात सही भी है, अब तो दूध दूध लगता है। 1 अंगुल मोटी मलाई पड़ती है, नहीं तो पहले मलाई के नाम पर झाग भले निकाल लो। चम्मच 2 चम्मच मलाई आँख अनजाने भर की भी नहीं निकलती थी। मिल का पिसा आटा लेना भी बंद कर दिया। महीने 2 महीने पर बाजार से गेहूं ले आता है, मैं बीन पछोड़ देती हूँ। पहली बार उसने देखा तो बहू पर बिगड़ने लगा कि चौधराइन बनी बैठी हो और मम्मी गेहूं बना रही है। बहू तुरंत भाग कर आई, लेकिन मैंने ही मना कर दिया कि इसी बहन ने थोड़ा हाथ पैर तो चला लिया करूंगी, नहीं तो गठिया ने तो पकड़ ही रखा है।
पिछले कुछ दिनों से एक और बात देख रही हूँ। रात में सोने से पहले नलों की टोटियां देखता है कि बंद है कि नहीं। बाथरूम की वह मरी टंकी तो बदल ही गई है। रसोई के नल में भी नई टोटी लगा दी। कहीं कोई फालतू बत्ती जल रही होगी कि पंखा चल रहा होगा तो बहू पर बिगड़ने लगेगा कि पैसा क्या पेड़ में लगता है जो यह बेकार की बिजली फूकी जा रही है। सब उन्हीं के लक्षण आते जा रहे हैं। अभी कल परसों की बात है, रात में कुछ खटपट हुई तो मेरी आंख खुल गई। देखती क्या हूँ कि दरवाजे के कुंडे सिटकनी टटोल रहा है कि ठीक से बंद है कि नहीं। मैंने देखा तो मेरा मन अंदर से कांप उठा। वह तो बुढ़ापे में यह सब करते थे, इसको क्या होता जा रहा है। हे भगवान, दया करना।